प्रियम क्या चीज़ है ये, क्या डॉक्यूमेंट है ये? सो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 13 जो है वो डाइवोर्स से डील करता है हिंदू मैरिज एक्ट का। उसमें जो क्लॉज 1 है वो डील करता है जब एक पार्टी दूसरी पार्टी से डाइवोर्स लेना चाहती है, मतलब कि वो एक म्यूचुअल डाइवोर्स नहीं है, दोनों पार्टी एग्री नहीं है डाइवोर्स से। एक पार्टी जैसे उसमें कुछ ग्राउंड्स लेट डाउन है जैसे क्रुएल्टी, अडल्ट्री, उस ग्राउंड पे कोई पार्टी जैसे वाइफ है या हस्बैंड है वो दूसरे से डाइवोर्स लेना चाहता है। दूसरा सेक्शन है सेक्शन 13B। सेक्शन 13B क्या कहता है? म्यूचुअल डाइवोर्स। इस केस में क्या है कि आप एक म्यूचुअल डाइवोर्स की पिटीशन फाइल करते हो बिफोर द ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट। उस तो वो म्यूचुअल डाइवोर्स का मतलब है कि दोनों पार्टी एग्री करती हैं कि हम लोगों को डाइवोर्स लेना है, दे हैव ऑलरेडी डिसाइडेड ठीक है। कि दे हैव टू एंड देयर रिलेशनशिप ठीक है। और देयर मैरिज। सो वो लोग एक सेक्शन 13B क्लॉज 2 की HMA एक्ट, दैट इज़ द हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955, उसके अंडर एक ये म्यूचुअल डाइवोर्स की पिटीशन फाइल करते हैं। अब जैसे हम लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे केस का नाम लिखा हुआ है, ये वाइफ का नाम है सुनीता कुमारी, ये पेटिशनर है, और दूसरा है लवकेश, ये है पेटिशन नंबर 2 जो कि हस्बैंड है। इन दोनों ने डिसाइड कर लिया है म्यूचुअली डाइवोर्स लेना है। ठीक है, ये क्या चीज़ है प्रियम, पिटिशन किसके लिए? देन वी कम टू इंडेक्स। सो इंडेक्स का सबसे पहला पार्ट है मेमो ऑफ पार्टीज, दैट इज द कंपलसरी डॉक्यूमेंट इन ऑल द डॉक्यूमेंट्स। मेमो ऑफ पार्टीज में अपन को दोनों पार्टीज का जो स्टेटस है कि वो पेटिशनर है रिस्पॉन्डेंट है वो लिखना होता है, और पार्टीज का नाम लिखना होता है। दूसरा जो है वो है एप्लीकेशन, हम सेक्शन 151 CPC के अंडर फाइल कर रहे हैं। 151 CPC मतलब है इनहेरेंट पावर्स ऑफ अ सिविल कोड। इनहेरेंट पावर्स सारे सिविल कोड को दी गई हैं, और जो डिफरेंस है इनहेरेंट पावर्स CPC और CRPC में वो बेसिकली है कि 151 CPC जो है वो इनहेरेंट पावर्स सारे कोर्ट्स को देता है, दैट इज़ एवरी सिविल कोर्ट ऑफ द कंट्री, चाहे वो ट्रायल कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट, चाहे सुप्रीम कोर्ट। लेकिन जो CRPC है उसमें सेक्शन 482 इनहेरेंट पावर्स ओनली हाई कोर्ट को देता है, ट्रायल कोर्ट को नहीं देता है। फिर तीसरा है मेमोरेंडम ऑफ पेटिशन, जो कि हमारी मेन पेटिशन है 13B क्लॉज 2 में। फिर हम लोग सपोर्टिंग एफिडेविट फाइल कर रहे हैं। सपोर्टिंग एफिडेविट एक केस हुआ है, लैंडमार्क केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दैट इज़ रजत गुप्ता वर्सेस रिया कुमारी। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन किया था कि जब भी आप कोई म्यूचुअल डाइवोर्स की पेटिशन फाइल करोगे तो आप जितने भी फैक्ट्स ले डाउन कर रहे हो दैट शुड बी अ पार्ट ऑफ अ एफिडेविट, और वो एफिडेविट दोनों हस्बैंड और वाइफ दोनों को फाइल करना है। तो इसलिए हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे पहले एफिडेविट ऑफ पेटिशन नंबर 1 दैट इज़ वाइफ, फिर एफिडेविट ऑफ पेटिशन नंबर 2 दैट इज़ हस्बैंड, फिर वही मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दोनों पार्टीज के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग एंटर हुई है किस टर्म ऑफ कंडीशन पे हुई है वो डालेंगे हम लोग। और ये है सेकंड मोशन की एप्लीकेशन, दैट इज़ फर्स्ट मोशन का मतलब होता है कि आप पहले एक म्यूचुअल डाइवोर्स की पिटीशन फाइल करते हो ऑनरेबल कोर्ट के सामने। उसके बाद आपको 6 मंथ्स का कूलिंग पीरियड मिलता है। 6 मंथ्स का कूलिंग पीरियड कोर्ट में इसलिए दिया जाता है कि एक लास्ट चांस दिया जाता है कपल को कि अगर कुछ भी उनके बीच में चांसेस हैं उस सुलह होने के। यस उस जो उनका बॉन्ड है उसको कंटिन्यू करने के, तो वो एक बार ट्राई कर सकते हैं। अगर उस 6 मंथ्स में भी कुछ नहीं होता है तो आप 6 मंथ्स के बाद ये सेकेंड मोशन एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। फिर हम कुछ एविडेंसेस फाइल करते हैं मैरिज के, जैसे इस केस में मैरिज के फोटोग्राफ और मैरिज कार्ड हमने फाइल किया है। फिर हम ओरिजिनल ID फाइल करते हैं दोनों पेटिशनर्स का, और फिर वकालतनामा जो है ठीक है। लॉयर्स का। प्रियम एक बार इसको फटाफट बता देना कि मेमो ऑफ यस, पार्टीज मैम ऑफ तो। पार्टी में आप देख सकते हो कि दोनों पार्टीज का नाम लिखा हुआ है, वो किस कैपेसिटी में कोर्ट के सामने आई है, उनका वो वाइफ किसकी है या फिर हस्बैंड किसके हैं, सन किसके हैं, या फिर उनका जो एड्रेस है वो लिखा हुआ है। उसके बाद नीचे हम चलते हैं मैम ऑफ पार्टीज़ के बाद। एक मिनट। मैम ऑफ पार्टीज़ के बाद नेक्स्ट है हमारी मेन पेटिशन जो हम फाइल कर रहे हैं सेक्शन 13B(2) में। सो इसमें हम लोग पूरे फैक्ट्स लिखते हैं कि मैरिज कब हुई थी, क्या प्लेस था मैरिज का, और जो पार्टीज़ का अभी इनिशियल प्लेस और रेजिडेंस है, एक टाइम ऑफ मैरिज के टाइम पे और एक जो अभी आप पेटिशन फाइल कर रहे हो उस टाइम पे। ये आपको कंपलसरी लिखना ज़रूरी है कोर्ट के सामने। उसके बाद फिर आपका वेडलॉक किस तरह से था, कि क्या फैक्ट्स हुए कि आप लोग म्यूचुअल डाइवोर्स लेना चाह रहे हो, क्या आप इसको एक इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज मानते हो या नहीं मानते हो। इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन मतलब कि आपको सारे होप्स ख़त्म हो गए हैं अब कि ये मैरिज आगे रजिस्ट नहीं कर सकती है, तो आपने डिसाइड किया है इसको ख़त्म करने का। उसके बाद फिर टर्म्स एंड कंडीशंस कि जैसे हम लोग इस केस में देख सकते हैं कि 5,50,000 का जो अमाउंट है वो हस्बैंड वाइफ को पे कर रहा है एट द टाइम ऑफ साइनिंग ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन दिस केस। इसमें एमओयू के अंदर आता क्या क्या है? MOU के अंदर ही हमको ये टर्म्स एंड कंडीशन सारी लिखनी पड़ती हैं कि हाँ हम लोग इस ग्राउंड पे कि जितना भी जैसे कोई वाइफ का स्त्रीधन है या फिर कोई भी डाउरी आर्टिकल जो आपने रिसीव किए हैं हस्बैंड ने, वो सब आप रिटर्न कर दोगे वाइफ को। जितना भी आपका एक्सपेंस हुआ है वाइफ की तरफ से फैमिली का मैरिज में, वो सब आप रिटर्न करोगे। तो वो सब ग्राउंड्स आपको, वो सब टर्म्स एंड कंडीशंस आपको लिखनी पड़ती हैं इस पेटिशन में।
और फिर लास्ट में आप प्रेयर में लिखते हो कि वी रिक्वेस्ट दिस ऑनरेबल कोर्ट टू प्लीज डिक्लेयर अ डिक्री फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ दिस मैरिज बाय द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ बोथ हस्बैंड एंड वाइफ। फिर अब नेक्स्ट आता है सपोर्टिंग एफिडेविट। जैसे मैंने आपको बताया लैंडमार्क केस ऑफ रजत गुप्ता वर्सेस रूपाली गुप्ता, इस केस में ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने ले डाउन किया था कि ये कंपलसरीली है कि आप जितने भी फैक्ट्स इस म्यूचुअल डाइवोर्स पिटीशन में ले डाउन कर रहे हो वो आप एक एफिडेविट पे ले डाउन करो। ये क्यों किया गया है? ये बेसिकली परजुरी का ऑफेंस स्टेट करने के लिए किया गया है कि कोई भी फैक्ट आप जो ले डाउन कर रहे हो वो झूठ ना हो कोर्ट के सामने, ठीक है। और लिटिगेशन को सेव किया जा सके। प्रियम, एक चीज पूछनी थी कि एफिडेविट बनता है तो उसमें ये लाइन हर डॉक्यूमेंट में आती है अकॉर्डिंग टू जजमेंट ऑफ दिस? नो, हर डॉक्यूमेंट में नहीं आती। जो म्यूचुअल डाइवोर्स पिटीशन में म्यूचुअल डाइवोर्स पिटीशन का लैंडमार्क केस ये है। इस केस में बोला गया है कि हर म्यूचुअल डाइवोर्स पिटीशन में आपको एफिडेविट देना है, इसलिए तो उसमें मिलेगी? यस, ओनली इसी टाइप के पिटीशंस में, और सब में नहीं। ठीक है, ठीक है। तो ये आप दोनों हस्बैंड और वाइफ का अलग अलग एफिडेविट देख सकते हो। अभी पहले हमने ऊपर वाइफ का देखा, अब ये हस्बैंड का एफिडेविट है कि जितने भी फैक्ट्स मैं बोल रहा हूँ इस पिटीशन में वो सब करेक्ट है मेरी नॉलेज में। फिर हम अगला 151 CPC। तो अब जनरली जो कोर्ट्स हैं वो इस ग्राउंड पे लिबरल हो गए हैं कि जो 6 मंथ्स का कूलिंग पीरियड है वो हर केस में देना कंपलसरी नहीं है। वो लोग अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेज ऑफ ईच केस वेरी करते हैं और इस 6 मंथ्स के पीरियड को कभी कभी रिलीव कर देते हैं कि 1 और 2 मंथ्स में भी आप सेकेंड मोशन पिटीशन फाइल कर सकते हो। तो इसलिए हम लोग ये एप्लीकेशन लगा रहे हैं 151 CPC में इस कोर्ट के सामने कि हम 6 महीने के पहले ही आ गए हैं कोर्ट के सामने, तो आप प्लीज़ इस पीरियड को वेव ऑफ कर दीजिए। ठीक है। कोई स्पेसिफिक थिंग जो इसको ड्राफ्ट करते वक्त याद रखनी पड़ती है इस टाइप के डॉक्यूमेंट्स को? इस टाइप के डॉक्यूमेंट्स को ड्राफ्ट करते वक्त जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है आपके टर्म्स एंड कंडीशन स्पेसिफिक होने चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट। दे शुड नॉट बी एम्बिगुअस। जो भी आपके बीच में टर्म्स एंड कंडीशंस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में हुई हैं वो सब आपको कोर्ट को ले डाउन करनी है। बिकॉज वॉट आई हैव ऑब्जर्व्ड by going physically to the honorable court that the honorable judge ask both the parties should be present before the court जब भी ये पिटीशन सुनी जाती है, और कोर्ट उनसे पूछता है कि क्या आपको कुछ लेना या देना एक दूसरे से बाकी रह गया है। तो इसलिए आप लोगों को पहले ही अपने सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को अबाइड बाय करके जाने के बाद ही कोर्ट के सामने जाना पड़ता है, तभी ये पिटीशन सुनी जाती है, नहीं तो नहीं सुनी जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें से केवल ध्यान रखने इसके अलावा कोई और? और मेन बात जो ड्राफ्टिंग है इस पिटीशन में वो पॉइंट टू पॉइंट की जाती है, कोई भी एक्स्ट्रा ग्राउंड आपको नहीं ले डाउन करना है। और ये बात आपको ये एफिडेविट लगाना कंपलसरी है जो कि ये रूपाली गुप्ता और रजत गुप्ता वाले केस में ले डाउन किया गया है दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा। ठीक।